Okay, good morning students. This is your sociology class and we are doing chapter number 5. Today's our topic is related to other backward classes, OBC. Means OBC, how this group came into existence, what are the criterias of defining in these groups. जिस तरह से आपने अभी हम देख रहे हैं कि सोशल जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो किस बेस पे है, ठीक है। अनटचेबिलिटी कैसे है, तो ओबीसी में किस तरह से है। Untouchability was the most visible and comprehensive form of social discrimination. However, there were a large group of castes that were of low status and were also subjected to varying levels of discrimination short of untouchability. तो इसमें क्या है, आपने देख लिया इतने में कि अनटचेबिलिटी क्या है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का को बहुत हद तक कायम करता है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो लो स्टेटस में आता है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी जैसी घटनाएं होती हैं। दीज वर द सर्विस एंड आर्टिसनल कास्ट हु ऑक्यूपाइड द लोअर रैंक्स ऑफ द कास्ट हिरार्की। ये वो जातियां हैं जो कास्ट हिरार्की में लोअर रैंक्स पे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी ग्रुप्स अदर देन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट हु सफर फ्रॉम सोशल डिसएडवांटेज। तो भारत के संविधान ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन की विक्टिम है, उसके अलावा भी एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दीज ग्रुप्स विच नीड नॉट बी बेस्ड ऑन कास्ट अलोन बट जनरली आर आइडेंटिफाइड बाई कास्ट वर डिस्क्राइब्ड एज द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो ये ग्रुप कास्ट हिरार्की में नीचे है, केवल ये बात नहीं है, बट इस ग्रुप को इस तरह से पहचाना गया है, ये सोशली, सामाजिक और एजुकेशनली शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। मीन्स जो सदियों से परंपरा चलती हुई आ रही है, उस परंपरा में उसको ना तो समाज में सम्मान मिला, ना शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। तो ओबीसी आर जनरली कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एमसीक्यू या फिलअप्स में आएगा पक्का। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द पॉपुलर टर्म ओबीसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ ओबीसी क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लाइक द कैटेगरी ऑफ द ट्राइब, द ओबीसी आर ट्राइब्स कौन सी थी, ट्राइब्स जो जनरली आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, जो मेन फॉरेस्ट मटेरियल पे या फॉरेस्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, ठीक है, ये उस तरह से। तो ये कौन से हैं ओबीसी, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। द ओबीसी आर डिफाइंड नेगेटिवली, मीन्स नेगेटिव डेफिनेशन है ये उनकी कि उनके पास क्या नहीं है, ये शो करता है। जैसे ट्राइब्स के पास क्या नहीं है, उनके पास उतने कास्ट हिरार्की में उनका स्टेटस नहीं है, उसके बाद जनरली वो लोग गरीब हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ओबीसी वो ग्रुप है जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है, नेगेटिविटी शो दिखाता है कि इनके पास क्या चीज़ नहीं है। दे आर नाइदर पार्ट ऑफ फॉरवर्ड कास्ट एट द अपर एंड ऑफ स्टेटस स्पेक्ट्रम नॉर द दलित्स एट द लोअर एंड। तो ओबीसी कौन से हैं, ना तो ये दलित जितने लोअर स्टेटस के हैं, ना अपने अपर कास्ट जितने हाई स्टेटस के हैं। बट सिंस कास्ट हैज़ इंटर्ड ऑल द मेजर इंडियन रिलीजन्स एंड इज नॉट कन्फाइंड टू हिंदुइज्म अलोन, देयर आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स विच बिंग टू द बैकवर्ड कास्ट एंड शेयर द सेम ट्रेडिशनल एंड ऑक्यूपेशनल आइडेंटिफिकेशन एंड सिमिलर ऑफ रोज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो भारत में देखो, जाति भारत के हर धर्म में आ गई है, ठीक है। तो जाति भारत के हर धर्म में आने की वजह से केवल हिंदू धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं जो ओबीसी में आएंगे, और धर्मों में भी ऐसे लोग हैं जो ओबीसी में आएंगे। और ये वही लोग हैं जो परंपरागत रूप से जिनको ऑक्यूपेशन अच्छे नहीं मिले और जिनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमेशा से रोस रहा है, खराब रहा है। फॉर दीज रीजन्स द ओबीसी और अदर बैकवर्ड क्लासेज आर ए मच मोर डाइवर्स ग्रुप देन द दलित और आदिवासीज। तो ये दलित और आदिवासी से अलग पहचान का ग्रुप है ओबीसी। द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड ए कमीशन टू लुक इनटू मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओबीसीज। पहले आज़ाद भारत की पहली सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट थी, उसने पहले ओबीसी के वेलफेयर के लिए कुछ काम करने की कोशिश की। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाई काका केलकर
सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन 1953। तो काका केलकर नाम के इंसान ने जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट 1953 में दी। बट द पॉलिटिकल क्लाइमेट एट द टाइम लेड टू द रिपोर्ट बीइंग साइडलाइन। बट उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उस रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया। फ्रॉम द मिड 50s द ओबीसीज इशू बिकेम ए रीजनल अफेयर परस्यूड एट द स्टेट रादर देन द सेंट्रल लेवल। अब 1950s के बीच से ओबीसी का इशू राज्य स्तर पर ज़्यादा फैल गया, ना कि केंद्र स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल्स पर वो पॉपुलर हो गया। द सदर्न स्टेट्स हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिकल एगिएशन दैट हैड स्टार्टेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। सदर्न स्टेट्स में बैकवर्ड कास्ट के साथ जो अन्याय हो रहा था वो 20th सेंचुरी के बीच से ही शुरू हो गया था, शुरुआत से ही। बिकॉज ऑफ दीज पावरफुल सोशल मूवमेंट्स पॉलिसीज टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओबीसीज वर इन प्लेस लॉन्ग बिफोर दे वर डिस्कस्ड इन मोस्ट नदर्न स्टेट्स। तो जो सदर्न स्टेट्स में सोशल मूवमेंट्स हुए, उनकी वजह से नदर्न स्टेट्स से पहले ही सदर्न स्टेट्स में ओबीसी की प्रॉब्लम को पहचान लिया गया। The OBC's issue returned to the central level in the late 1970s after the emergency when the जनता पार्टी came to power। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, उसके बाद में जो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण की उसमें पावर में आई, सत्ता में आई, तो 1970s में ओबीसी का इशू भी सेंट्रल लेवल पे पहुंच गया और पॉपुलर हो गया। द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय द बीपी मंडल वाज अपॉइंटेड एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में सेकंड कमीशन आया, जिसको मंडल कमीशन कहा गया। हाउएवर इट वाज ओनली इन 1990s व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द 10-year-old मंडल कमीशन रिपोर्ट दैट द ओबीसी इशू बिकेम ए मेजर वन इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो 1990s में, जो 1980s में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी ओबीसी से रिलेटेड, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया 1990s में, 10 साल बाद। सिंस द 1990s वी हैव सीन द रिसर्जेंस ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। 1990 के बाद से नॉर्थ इंडिया में भी ये लोअर कास्ट मूवमेंट्स होने लग गए अमंग बोथ द ओबीसीज एंड दलित्स। और ये मूवमेंट्स ओबीसी से भी रिलेटेड थे, दलित से भी। द पोलिटाइजेशन ऑफ द ओबीसीज अलाउज देम टू कन्वर्ट देयर लार्ज नंबर्स। रिसेंट सर्वेज शो दैट दे आर अबाउट 41% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन। तो ओबीसीज जो पॉपुलेशन में 41% है इंडिया में, इतने बड़े लार्ज नंबर को पॉलिटिकली नेगलेक्ट करना किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं था। तो इनकी डिमांड्स पे और इनके मूवमेंट्स पे ध्यान दिया गया और इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो पाया। दिस वाज नॉट पॉसिबल एट द नेशनल लेवल बिफोर एज शोन बाय द साइडलाइनिंग ऑफ। इससे पहले ये नेशनल लेवल पर कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाया था। हमने पहले ही देखा कि काका केलकर कमीशन की रिपोर्ट को भी साइडलाइन कर दिया गया था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी काफ़ी 1970s में आया, 80s में उसने अपनी रिपोर्ट दी, बट वो 1990s के बाद से ही इम्प्लीमेंट की गई। द लार्ज डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द अपर ओबीसी। डिस्पैरिटीज़ मतलब असमानताएं। अब ओबीसी में भी ओबीसी की कैटेगरी है, एक है अपर ओबीसी, ठीक है, जैसे कई स्टेट्स में गुज्जर ओबीसी में आते हैं, जाट ओबीसी में आते हैं, यादव ओबीसी में आते हैं, बट स्टेट में और आपके रूरल इंडिया में मतलब गाँव में इन कास्ट की सिचुएशन जनरली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो अपर ओबीसी और लोअर ओबीसीज की भी जो एक डिस्पैरिटी थी, असमानता थी उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, अपर ओबीसी जो कि डोमिनेंट है रूरल सोसाइटी में और भारत के बहुत सारे भागों में, और लोअर ओबीसी जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इन टू ग्रुप्स में इनको आइडेंटिफाई किया गया। मेक दिस ए डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल कैटेगरी टू वर्क विद। तो बहुत मुश्किल हो गया कि ओबीसी को किस तरह से अब आगे इनके लिए क्या प्रोविजंस बनाए जाएं, क्योंकि एक ओबीसी की कैटेगरी होती जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में थी, एक ओबीसी की कैटेगरी होती जो बहुत ज़्यादा वीक सिचुएशन में थी। अब सभी ओबीसी को बेनिफिट दे तो स्ट्रॉन्ग को भी मिलेगा, बट ओबीसी को नहीं दे तो बैकवर्ड जो
रेयर सिचुएशन में हैं उनको भी नहीं मिल पाएगा, तो मुश्किल हो गया। हाउएवर द ओबीसीज आर सेवरली अंडर रिप्रेजेंटेड इन ऑल स्फीयर्स एक्सेप्ट लैंड होल्डिंग एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि ओबीसी जो हैं वो कास्ट, ज़मीन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले को छोड़ दे तो बाकी स्फीयर्स में उनकी कंडीशन ख़राब ही है। मींस ज़मीनें उनके पास बहुत अच्छी हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मींस उनके एमएलए एमपीज बहुत ज़्यादा हैं, बट बाकी स्फीयर्स में नहीं है। ऑल्दो द अपर ओबीसीज आर डोमिनेंट इन रूरल सेक्टर, जो अपर ओबीसी हैं वो ग्रामीण भारत में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखते हैं। द सिचुएशन ऑफ ओबीसीज इन अर्बन इंडिया इज़ मच वर्स, बट जो अर्बन इंडिया में ओबीसी हैं उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। बीइंग मच क्लोजर टू दैट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, और उनकी सिचुएशन शहरों में इतनी ख़राब सिचुएशन है जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। ठीक है, तो ये आपके ओबीसी से रिलेटेड एस्पेक्ट है कि किस तरह से ओबीसी को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी क्या क्या कैटेगरी है, उनकी क्या सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उनका क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना, हम एक एक टॉपिक को कर रहे हैं। जैसे हमने पहले देख लिया ट्राइब्स का, उसके बाद देख लिया ओबीसी का, उसके बाद देखेंगे आदिवासीज का, उसके बाद है शायद वुमेन्स का, कि इन ग्रुप्स के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है और कब कब इनके लिए क्या क्या काम किया गया है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक है।